नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है, जिसको लेकर अब सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया, जिसमें सीएम ने बताया कि आगामी 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किश्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम बघेल ने ट्वीट में बताया कि बीते 2 वर्षों में हम किसानों के बैंक खातों में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में टोमेटो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि हमने गेहूं धान के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब फसलों का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हमारे किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फूलों फलों की खेती की आवश्यकता है, जिसे एक्सपोर्ट कर अच्छा दाम मिल सके। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आलू और टमाटर ये 2 सब्जियां ऐसी है जिनके बिना घर गृहस्थी का काम नहीं चलता। टमाटर हर कहीं फिट है और इसीलिए टमाटर की डिमांड भी काफी ज्यादा है, इसलिए टमाटर हिट के साथ फिट भी है। उन्होंने कहा कि टमाटर का फ्यूचर बहुत ज्यादा बेहतर है, इसलिए आप टमाटर की खेती कीजिए। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। प्राकृतिक खेती का मित्रों, हमारी ड्यूटी है हम उत्पादन घटने ना दें, उत्पादन बढ़ाएं, चाहे वो अन्न का हो, फल सब्जियों का हो, अन्य फसलों का हो। लेकिन एक चिंता प्रधानमंत्री जी की भी है, और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, वो देश की भी चिंता है और दुनिया की भी चिंता है। केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण फसलें तो इंसान के लिए हानिकारक हो रही है, कई तरह की बीमारियां पैदा होती है, धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। आज मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश ने एक अलग ही इतिहास रचा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने तय किया कि हम किसानों की आय दोगुनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही संतरा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। सीएम ने कहा कि धनिया, अमरूद, टमाटर में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है और इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश ने एक अलग इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 सालों में हमने सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया है। बेहतर सिंचाई की सुविधाएं हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, वो बढ़ा के हमने लगभग 10-12 साल में लगभग 43 लाख हेक्टेयर उसका रकबा किया है। सिंचाई का सवाल हो, किसानों को समय पर खाद, बीज, कीटनाशक इसकी उपलब्धता का सवाल हो, और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश ने तय किया हम किसानों की आय दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने कृषि के विविधीकरण पर जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जोर है, वो भी करने के लिए कई कदम उठाए। मध्य प्रदेश में इसलिए हमारे उद्यान की मंत्री भारत सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम हार्टिकल्चर का रकबा कैसे बढ़े, उद्यानिकी का रकबा बढ़े और केवल हम फल और सब्जियां पैदा ना करें, हम उसको फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अलग अलग 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे मध्य प्रदेश में है और इसलिए अलग अलग प्रकार की फसलें हम उगाने का काम कर रहे हैं।
संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। धनिया बीज के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अमरूद, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, हरी मिर्च, हरी मटर, नींबू, बंद गोभी, आलू, केला, इनमें भी मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और 2,05,19,000 हेक्टेयर में से अब 20,91,000 हेक्टेयर में हम उद्यान की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की एक आकर्षक नीति बनाई है। हमने एक कार्यक्रम और शुरू किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। टमाटर मध्य प्रदेश में बहुतायत हो रहा है और जो मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों ने एक जिला एक उत्पाद में टमाटर का चयन किया है। और मैं जब आपके सामने बैठा हूं तो मैं भी किसान हूं और किसानी में भी मैं हार्टिकल्चर की फसलें भी उगाता हूं। मैंने अनार उगाए, मैंने अमरूद उगाए, आम की खेती कर रहा हूं। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस साल मैंने 9 एकड़ में टमाटर लगाए और आज मैं हिसाब किताब करके आया हूं टोमेटो कॉन्क्लेव में, तो 9 एकड़ में मेरा 766 टन टमाटर निकला है। टमाटर के उत्पादन में हमने रिकॉर्ड बनाया है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की एक अलग बहुत अच्छी नीति हमने। गुना के आरोन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात के बाद मध्य प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक और आरोपी को आज तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उन्होंने बताया कि क्रॉसफायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। साथ ही गृह मंत्री ने फरार चल रहे 2 और आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो भी सरेंडर कर दें। सुबह तड़के गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरी गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि फरारी न करें, अपराधियों को सरेंडर करना चाहिए। अपराध किया है तो नजीर बनेगी, अन्यथा अभी 2 लोग और बचे हैं, पुलिस उनकी तरफ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भू अधिकार योजना को बेहर प्रशासन ठेंगा दिखा रहा है, जहां वर्षों से निवास कर रहे गरीबों के मकानों को तोड़ने के लिए बेहर तहसील कार्यालय नोटिस भेज रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भू अधिकार योजना बनाकर ग्रामीण अंचलों में शासकीय भूमि में रहने वाले भूमिहीन गरीब आदिवासियों को मालिकाना हक देने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले के बेहर तहसील में बैठे प्रशासनिक अधिकारी गरीब भूमिहीन मजदूरों को बेघर करने के लिए नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन गरीब भूमिहीन मजदूरों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उनके बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन भी काट दिए गए, जिससे परेशान होकर मजदूर परिवार मानसिक रूप से परेशान है। सभी ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलने पर बहरई बिट से 105 प्रजाति की बल्लियां ट्रैक्टर ट्रॉली समेत जब्त की गई है और साथ ही प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस कार्रवाई में कई वन अधिकारियों ने रेंजर ज्योत्सना
खोबरगाड़े और विजय कुमार कुमरे सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगाड़ अरविंदे कुमार, धन सिंह उमके, कैलाश धुर्वे, अशोक कुमार दुबे, चन्नीलाल तेकाम, गौरीशंकर, अनिल बंगारे, सुनील तेकाम, सेवकराम इनवाली, सुखदेव सिंह सभी श्रमिकों का उनको पकड़ने में योगदान हासिल किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शासकीय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा लगातार पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार से मांग की जा रही है और इसी के चलते पुरानी पेंशन बहाली संघ के द्वारा शासकीय कन्या विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी की उपस्थिति में की गई। बैठक के दौरान लांजी विकासखंड में शिक्षकगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि देश के कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक ये लागू नहीं हुई है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्द ही पुरानी पेंशन लागू करें। इसके साथ ही कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जाती तो हमारा सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन होगा। पूरे मध्य प्रदेश में, चूंकि मीडिया के माध्यम से भी आपका ध्यान रखें कि भारत में अभी 2-3 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली करी। हम विगत 6 वर्षों से मध्य प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र में प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार जो तानाशाही पूर्ण व्यवहार हम लोगों के साथ कर रही है, कर्मचारियों के साथ, कि पुरानी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी है। नए वर्ग, नया जो युवा पीढ़ी है, इन लोगों को पुरानी पेंशन से इन्होंने वंचित किया हुआ है। इसलिए हम पुरानी पेंशन के मांग को लेकर जागृति अभियान के तहत हर विकासखंड, हर तहसील स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो कर्मचारी जो नई पेंशन में आ रहा है उनको हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार का विरोध इस चुनाव के पहले हम जबरदस्त ढंग से करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित भेड़ाघाट पर अब रात के समय पर्यटक नौका विहार का आनंद ले सकेंगे। ये घाट चांद की दुधिया रोशनी में संगमरमर चट्टानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट में नौका विहार की सशर्त अनुमति जबलपुर के जिला अधिकारी ने दी। रात में नौका विहार की डीएम ने दी अनुमति। कलेक्टर डॉक्टर इलरियाजा टी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी भेड़ाघाट से प्राप्त प्रस्ताव पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक नियम और शर्तों के तहत नौका विहार की अनुमति दी है। कलेक्टर की ओर से भेड़ाघाट में रात्रिकालीन नौका विहार के लिए जारी की गई अनुमति में स्पष्ट किया गया कि बिना लाइफ जैकेट पहने किसी भी पर्यटक और नाविक को नौका विहार की अनुमति नहीं होगी। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कब अपने हस्बैंड को फोन करके बोले कि हम लोगों ने काफी इंजॉय किया है और अब सबको हम रेकमेंड करेंगे कि आप जबलपुर जाओ और नाइट बोटिंग का मजा लो। भी गई हूँ और ये सब बोटिंग बहुत की है, लेकिन फर्स्ट टाइम जबलपुर के अंदर इतना ब्यूटीफुल मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली। और ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था कि इधर आए हम लोग और फिर पता चला कि रात में बोटिंग होती है। तो नजारे के बारे में क्या कहें? Very beautiful, like absolutely excellent, like never again experience. सेफ्टी पे दिया है, किसी भी टूरिस्ट को हम बिना लाइफ जैकेट जाने नहीं दे रहे हैं। इसमें होमगार्ड्स की टीम हमने यहाँ डिप्लॉय की है और सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस बल भी हमारे साथ मौजूद है। आज पहला दिन तो मेरे को लग रहा है शायद पॉजिटिव ही है और आगे आगे हम देखते हैं बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आए यहाँ पे और मूनलाइट बोटिंग का लुत्फ लें, बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमारे पास यहाँ लाइव म्यूजिक की व्यवस्था की गई है जो पहले कभी यहाँ हुआ नहीं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में एक शादी समारोह के दौरान लड़का पक्ष से बारात में शामिल हुए युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जहां शादी पंडाल से करीब 50 मीटर दूर युवक बिस्तर लगाकर सो रहा था,
युवक की हत्या की खबर फैलते ही बारातियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक बारात में डीजे को लेकर बाराती और घरातियों में विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई है। बारात आई थी साहेबन गांव में, साकिब समाज का विवाह उत्सव था। उसी में एक घराती तरफ से एक लड़का था जिसका विवाद एक और किसी साकिब लड़के से हुआ जिसका नाम था दिनेश साकिब। और उसके बाद वो लड़का जब सोने वाने चला गया, उसके बाद दूसरे दिन सुबह उसका शव मिला, गले पर उसको किसी ने काट दिया था, चोट पहुँचा के उसके कारण उसकी मौत हुई थी। और बातचीत से पूछताछ से पुलिस के पास जब प्रकरण आया, पुलिस अभी प्रकरण दर्ज कर रही है। साथ में जानकारी लगी थी जिस लड़के से विवाद हुआ था वो आरोपी का नाम है अनीस साकिब, यही 20 साल के आसपास की उम्र है। जो मृतक है दिनेश साकिब, जिसकी उम्र करीब 28 साल के आसपास है। आरोपी को भी अभी रक्षा पुलिस ने ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक शादी समारोह में लड़का पक्ष की ओर से बारातियों में शामिल एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। और यह हत्या मात्र मामूली सी घटना को लेकर हुई। घटना सिर्फ इतनी सी थी कि बारातियों और घरातियों में डीजे को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सोते हुए उस शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शादी के पंडाल से मात्र 50 मीटर की दूरी थी जहां पर युवक बिस्तर लगाकर सो रहा था और उसी समय जो वहां पर लोग हैं वो आए और उसके बाद उन्होंने युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में बीती रात को गौवंश से भरी एम्बुलेंस पलट गई। एम्बुलेंस में मरीज होने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो एम्बुलेंस में गौवंश थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ रीवा से मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से गौवंश से भरी एम्बुलेंस पलटी उसके बाद पुलिस ने जांच में जुटी है, क्या कुछ अहम जानकारी इसमें और जांच कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के रीवा जिले से जिस तरह से एम्बुलेंस के माध्यम से गौ तस्करी का मामला सामने आया है, ये कहीं न कहीं पूरे जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अभी तक तो मरीजों के लिए एम्बुलेंस बनी थी और एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को ढोने का कार्य किया जाता था, लेकिन गौ तस्कर अब इसको अपना हथियार बना लिए हैं और गौ तस्करी करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में बीती रात्रि 1 बजे रीवा जिले के जवात थाना अंतर्गत खरपटा गांव में जब एम्बुलेंस जा रही थी और खरपटा गांव में रात 1 बजे पलट गई। एम्बुलेंस जैसे ही वहां पर पलटी तो आसपास के ग्रामीण देखे कि एम्बुलेंस पलट गई है, एम्बुलेंस के अंदर हो सकता है मरीज हो। जी ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, इस मुद्दे पर एसपी ने क्या कुछ अहम जानकारी दी है वो भी सुनाते हैं आपको। और तत्काल थाने की टीम वहां पहुंची तो उसमें से 4 गोवंश जीवित पाए गए, जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भेजा जा रहा है। 3 गोवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूंकि ये परिवहन हो रहा था तो इसको डिटेल इसकी ट्रेस करने के लिए अभी एसडीपी मौके पर हैं और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर, स्टेशन नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो एपी का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है। तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है प्रेस को हम लोग। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्ट्रेट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और अगर शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण के समर्थन में बार बार कोर्ट का सहारा लेती है,
और विधानसभा सदन में कोई अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण लागू करती है और चुनाव कराती है तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और पूरा स्वर्ण समाज इसका घोर विरोध करेगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं इस दौरान राजपूत करणी सेना के उपाध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया, संभागीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह और तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज हमने कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया है, चुनाव आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी श्री राजपूत करणी सेना सवर्ण समाज की ओर से एक मांग है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बार बार अध्यादेश लाके चुनाव को बार बार बढ़ा दिया जाता है, तो इस चुनाव को बार बार ना बढ़ाते हुए वैसे भी 8 साल हो गए तो चुनाव कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी आदेश के अनुसार चुनाव कराया जाए। जनता के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि निजी स्वार्थ और वोट बैंक के चक्कर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जो खिलवाड़ कर रहे हैं इसका असर उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। इससे समाज में विरोध है और श्री राजपूत करणी सेना इस बात का विरोध करती है। हम प्रदेश के स्तर से लेकर जिला स्तर तक उनका विरोध दर्ज कराएंगे और यही आज हम लोगों की मांग थी। यदि चुनाव फिर से आगे बढ़ा तो करणी सेना आगे क्या करेगी? अगर चुनाव फिर से आगे बढ़ा तो श्री राजपूत करणी सेना जिस तरीके से पिछले चुनाव में इनका विरोध किया, चंबल से इनका सफाया किया था, उसी तरह से चंबल से इनका सफाया होगा और इसके जिम्मेदार खुद शिवराज सिंह। एमपी के मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बोडीसिल्ली के पोषक ग्राम पातोदेई में अज्ञात लोगों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 16-17 मई के दरमियान रात्रि काल के समय अपने घर की छत पर सो रहे आदिवासी पति पत्नी सहित एक मासूम की हत्या की गई। अपने दादा और दादी मां के साथ सो रहे मासूम का भी अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या की गई। बताया गया है कि हत्यारों ने महिला के सिर को धारदार हथियार से काटकर अपने साथ ले गए, क्योंकि घटनास्थल पर महिला का सिर नहीं मिला है और इस प्रकार से एक ही छत में 3 आदिवासी लोगों की हत्या करना ये आश्चर्यचकित घटना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया है। इसी खबर पर मंडवा से संवाददाता राज कौशिक हमारे साथ मौजूद है। राज, फिलहाल एक ही छत पर आदिवासी पति पत्नी और मासूम की हत्या का यह मामला, क्या कुछ अहम जानकारी? मैम मुस्कान जी, मैं बताना चाहूँगा कि मंडला जिले के नौगांव क्षेत्र के अंतर्गत पातादेई की घटना है कि अज्ञात लोगों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज रात्रि काल में घर की छत के ऊपर सो रहे पति पत्नी और एक मासूम बच्ची को अज्ञात लोगों के द्वारा तेज हथियार से हत्या की गई है, जिनका घटना स्थल पर महिला था घर काट कर ले गए। ठीक है राज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।